Good morning students. Once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are preparing for civil services mains examination, particularly for the state civil services examination conducted by MPPSC. And for last few classes we have started the series of modern India. आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जो पेपर 1 का हिस्सा है वो है कृषक विद्रोह, पीजेंट रिवोल्ट्स, फार्मर्स रिवोल्ट। भारत में स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय अपना खुद का राज्य स्थापित करने के लिए जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, तो उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर भारत में कृषक भी, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कृषक भी अपने अपने असंतोष के कारणों के चलते विद्रोह कर रहे थे। देयर वर डिफरेंट कॉजेस ऑफ फार्मर्स डिसकंटेंट, एंड बिकॉज ऑफ दोज डिसकंटेंट they were making revolts. Different revolts, different farmer revolts were broken in different parts of the country, particularly because of the colonial rule. औपनिवेशिक शासन के कारण। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था। औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, कॉलोनी बनाई थी। और कॉलोनी बनाने का मतलब यह है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर, किसी कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है, और कब्जा उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वो वहाँ से आर्थिक शोषण करेगा। यानी जो कब्जाधारी देश है वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करता है उस देश से। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके कारण उस देश का आर्थिक शोषण होता है, विच नेचुरली कॉजेज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉलोनी। और उसी आर्थिक शोषण में से एक शोषण किसानों का भी हो रहा था, और उसके कारण कृषक विद्रोह भारत में हुए हैं। तो उन्हीं कृषक विद्रोहों को हमको पढ़ना है। बहुत सारे कृषक विद्रोह है, जैसे आप देखिए कि जैसे एक संथाल विद्रोह है। हम आज एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं। संथाल विद्रोह है, संथाल रिवोल्ट, या एक कूका विद्रोह है। थोड़ा इस तरफ लिखें ताकि बाद में जगह रहे पढ़ने के लिए। संथाल विद्रोह या एक कूका विद्रोह है, एक नील विद्रोह है, इंडिगो रिवोल्ट। इसके अलावा आप देखिए कि एक दक्कन रिवोल्ट है, दक्कन विद्रोह है। दक्कन की अशांति भी बोलते हैं, डेक्कन अनरेस्ट भी बोलते हैं इसको। और इसके अलावा फिर आप देखिए कि एक खेड़ा सत्याग्रह है, गांधी जी के द्वारा किया गया था, या एक चंपारण का सत्याग्रह है, या एक एका आंदोलन है, एक अवध किसान आंदोलन है, अलग से देख लेंगे इसको हम। और इसके अलावा आप देखिए कि एक आंदोलन के अलावा बारदोली का सत्याग्रह है, या एक तेभागा आंदोलन है। ये ऐसे कुछ आंदोलन हैं जो कृषक विद्रोह के रूप में देखे जा सकते हैं। अब इनमें प्रश्न जो आ सकता है वो किसी एक विद्रोह पर आ सकता है, तेभागा आंदोलन पर आ सकता है, बारदोली सत्याग्रह पर आ सकता है, चंपारण सत्याग्रह पर आ सकता है। नील विद्रोह तो कई बार आया है यूपीएससी में, तो खास तौर पे। तो किसी एक पर्टिकुलर विद्रोह पर क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि कलेक्टिवली पूछेंगे कि साहब भारत में कृषक आंदोलन और उनके कारण, या कृषक आंदोलन और उनके परिणाम, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले हम कुछ कृषक आंदोलन देख ले रहे हैं, और फिर हम उनके कारण परिणाम इनकी चर्चा करेंगे।
अब ध्यान रखना कि यहाँ जो है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो हम इसे, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम 2 भाग में पढ़ेंगे इसे, एक लेक्चर में, फिर एक अगले लेक्चर में, ठीक है। तो संथाल विद्रोह देखते हैं सबसे पहले। ध्यान रखना कि किसी भी विद्रोह पढ़ने से पहले या पढ़ते समय या इतिहास के किसी भी घटनाक्रम को पढ़ते समय, यानी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स, वी मस्ट गो थ्रू इन ए सर्टेन ऑर्डर। एक क्रम में चलना चाहिए और उसी क्रम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वो क्रम ये कि आप उसके कारण देखिए, आप ये देखिए कि विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और विद्रोह के क्या परिणाम हुए, ठीक है। तो इसी क्रम में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे या इन चीज़ों पर जोर देंगे। कारण क्या है, विद्रोह कैसे हुआ और परिणाम कैसे क्या हुआ है, व्हाट वेर द कॉजेज, हाउ वाज द रिवोल्ट टुक प्लेस एंड व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स, व्हाट वेर द रिजल्ट्स। ये चीज़ें हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो संथाल विद्रोह जो है ये 1854-56 में हुआ है संथाल क्षेत्र में, संथाल परगना के क्षेत्र में। संथाल परगना जो है एक्चुअली संथाल एक जनजाति है जो रहती है झारखंड और पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, आजकल की बात करें तो यहीं पर जो है इसी में जो राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर विद्रोह हुआ है, या छोटा नागपुर कह लें या राजमहल की पहाड़ियाँ कह लें, यहाँ पर विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था। देखें कि क्यों किया गया था, कारण क्या थे। देखिए कारण तो मिले जुले थे। एक बेसिक कारण जो था वो ये कि संथाल जो है एक बड़ी जनजाति थी यहाँ की, और उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति थी और उनका अपना एक सामुदायिक जीवन शैली थी। देयर वाज ए कलेक्टिव एंड कम्युनिटी लाइफ, वे ऑफ लाइफ, and because of that community way of life they were performing a kind of collective farming। एक सामूहिक कृषि का करते थे, मतलब पूरे गांव की एक भूमि होती थी और उस गांव में पूरा गांव मिलकर खेती करता था और जो भी उत्पादन होता था उसे आपस में बांट लेते थे मुखिया की सहमति के अनुसार। सब अपना अपना योगदान देते थे और सब जो है सबको जो है उत्पादन का हिस्सा मिलता था। लेकिन ये बिल्कुल आजकल की सहकारी कृषि जैसा नहीं होता था। ध्यान रखना, हिस्सा जो मिलता था वो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार मिलता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव फार्मिंग है इसको खूंटा कट्टी कहा गया, खूंटा कट्टी। तो दिस खूंटा कट्टी वॉज बीइंग परफॉर्म्ड बाय संथाल्स इन संथाल रीजन इन राजमहल हिल्स। तो यहाँ पर जो है सरकार को टैक्स लेने में बड़ी दिक्कत जाती थी, क्योंकि एक व्यक्ति की ज़मीन नहीं है, एक व्यक्ति खेती नहीं कर रहा है, टैक्स तो मतलब खेती तो सब लोग मिलके कर रहे हैं, और वो उनसे अगर टैक्स बढ़ाते थे तो वो सब लोग मिलके विद्रोह करते थे, मिलके विरोध करते थे। तो सरकार ये चाहती थी कि ये व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, तो उन्होंने खूंटा कट्टी व्यवस्था समाप्त कर दी ताकि किसान अलग अलग अपनी भूमि पर कृषि करें और किसानों पर सरकार का दबाव जो है वो बढ़ाया जा सके। तो सब खूंटा कट्टी व्यवस्था समाप्त कर दी। इससे संथाल बहुत नाराज थे। ध्यान रखना, द बेसिक कॉज ऑफ संथाल रिवोल्ट वाज दिस, बिकॉज देयर कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम वाज स्पॉइल्ड बाय, वाज एबॉलिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। इसके अलावा दूसरे कारण भी थे कि एक तो यहाँ जमींदारों का शोषण भी हो रहा था, खासतौर पे साहूकारों का। जमींदारों का तो जो था, साहूकार जो थे वो आ गए थे इस क्षेत्र में। साहूकार मतलब जो लोकल मनी लेंडर्स है वो आ गए थे, स्थानीय जो ऋण देने वाले लोग हैं, महाजन बोलते हैं जिनको, वो आ गए थे और इनको ऋण देकर इनका शोषण कर रहे थे। और दूसरा ये कि बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश हो रहा था। जनजातियाँ जो होती है वो थोड़ी सी आइसोलेटेड लाइफ जीना पसंद करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बाहरी लोग आ रहे थे, इनको दिकू कहते थे ये लोग, दिकू। तो उसके कारण भी ये लोग नाराज़ थे। तो दिस इज़ द बेसिक कॉज ऑफ संथाल रिवोल्ट। ध्यान रखना, मैंने बताया कि 1854-56 में हुआ है। कहाँ हुआ है?
संथाल क्षेत्र में हुआ है, राजमहल पहाड़ियों में। और इसका नेतृत्व किया है 2 संथाल नेताओं ने, नाम था सिद्धू और कान्हू, सिद्धू एंड कान्हू, ठीक है। तो इन लोगों ने इसका, दे वर द लीडर ऑफ द रिवोल्ट एंड रिवोल्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इन्होंने साहूकारों पर आक्रमण किए, इन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्रमण किए जो इस क्षेत्र में आ रहे थे, और सारे जो बाहरी लोग थे उनको खदेड़ दिया। आंदोलन कई दिनों तक चला, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया ऐसा, ठीक है। तो जो परिणाम है वो ये कि रिवोल्ट का बुरी तरह से दमन किया गया, और लेकिन तब भी विद्रोह पूरी तरह रुका नहीं। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ क्या किया, पृथक संथाल परगना बनाया था। पहली बार यहाँ पर एक सेपरेट संथाल परगना बनाया गया। परगना समझ लेना, परगना जिले जैसी कोई इकाई होती है ना। ये शेर शाह के समय से चला आ रहा है। शेर शाह के समय जो है जो प्रांत होता था इसको सूबा कहते थे। सूबे में सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार, एंड सरकार वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू परगना। परगना बोलते थे, शिक भी बोलते थे उसको। तो उस समय से परगना चला आ रहा था। और तो यहाँ पर एक संथाल परगना नाम का एक नया क्षेत्र, नया जिला बनाया गया, और यहाँ के लिए एक विशेष लैंड रेवेन्यू सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, एक विशेष भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है, ताकि भविष्य में ऐसे विद्रोह ना हो। तो ये संथाल विद्रोह है। संथाल विद्रोह के बाद फिर कूका विद्रोह है। कूका विद्रोह हुआ है 1872 में पंजाब में, ठीक है, पंजाब में 1872 में। और मुख्य कारण जो है, एक्चुअली कूका विद्रोह का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। इट वाज स्टार्टेड एज ए रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है, लेकिन बाद में रिलीजियस मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ। पंजाब में लोगों से एक धार्मिक सुधार करने की मांग की गई और की अपील की गई रेदर। और इसी समय लोगों ने मांसाहार को, खासतौर पे गौ मांस को त्यागने की बात की, शराब को त्यागने की बात की। धार्मिक सुधार, धार्मिक सांस्कृतिक सुधार का आंदोलन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, चूँकि अधिकांश जो सदस्य थे इसके, अधिकांश जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वेयर फार्मर्स, वो फार्मर्स थे, किसान थे। तो फिर किसानों की मांगों को लेकर भी ये आंदोलन आगे बढ़ा। खासतौर पे किसानों के विरुद्ध जो कर वृद्धि हो रही थी, जमींदार जो है टैक्सेस बढ़ा रहे थे, जमींदार बहुत कठोरता से करों की वसूली करते थे, खासतौर पे अकाल के समय, इन केस ऑफ फेमाइन, इन केस ऑफ नो रेन। तो जब अनावृष्टि होती थी, बारिश नहीं होती थी, अकाल पड़ जाता था, तब भी कर जो है ज़्यादा लिए जाते थे। तो इसके विरोध में इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है, ये कारण है। और विद्रोह का नेतृत्व जो है कई लोगों ने किया। एक जवाहर भगत करके थे, जवाहर मल या जवाहर भगत करके, उन्होंने एक संगठन बनाया था। उन्होंने ही धार्मिक सुधारों की लोगों से अपील की थी, और लोगों से अपने आचरण में जो कई प्रकार की बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने की बात की। खासतौर पे गौ वध का निषेध करने की बात की, शराब त्यागने की बात की, और कई प्रकार के धार्मिक सुधारों के लिए जो है लोगों से आग्रह किया गया इस आंदोलन के द्वारा। चूँकि इसको स्टार्ट किया था राम सिंह कूका ने, ठीक है, तो इसका नाम राम कूका आंदोलन पड़ गया, राम सिंह कूका ने। लेकिन बाद में उनके अनुयायी थे, जैसे मैंने बताया जवाहर भगत थे, या जैसे एक बालक सिंह थे, ये इन लोगों ने जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये आंदोलन जो है कृषकों, खासतौर पर जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जमींदारों के द्वारा जो करों में वृद्धि की जा रही थी, उसके विरोध में हुआ। लेकिन चूंकि होता क्या था कि जमींदार वेयर द मिल्किंग काउज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वाज अ मिल्किंग काउज, इट वाज अ मिल्किंग काउ फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिश सरकार जो टैक्स ले रही थी अधिकांश जगह से, वो जमींदारों के माध्यम से ले रही थी। जमींदार नियुक्त किए गए थे, और वो जमींदार जो है वो दे यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द ब्रिटिश, फ्रॉम द फार्मर्स एंड पे इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
जमींदार जो है किसानों से कर लेते थे और सरकार तक चुकाते थे। तो इसलिए तो जमींदार जो है वो सरकार के लिए दूध देने वाली गाय थी, और इस कारण जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है जमींदारों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। तो ब्रिटिश सरकार हमेशा जमींदारों का पक्ष लेती थी। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया, और अल्टीमेटली जो है इस विद्रोह का बुरी तरह से जो है दमन किया गया। रिवोल्ट वॉज बैडली रिप्रेस्ड। तो ये है आपका कूका विद्रोह। कूका विद्रोह के बाद एक जैसे नील विद्रोह है, नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ है, और बड़ा मज़ेदार कारण है इसका। एक्चुअली नील जो है भारत की ओरिजिनल क्रॉप नहीं है, ना ओरिजिनली भारत में उगाई जाती थी, ना इसकी भारत में कोई उपयोगिता थी। देखिए ऐसा है कि नील जो है इसको इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं, इसलिए इस रिवोल्ट को भी इंडिगो रिवोल्ट कहते हैं। नील जो है एक प्रकार का रंग है, इट्स ए डाई विच वॉज यूज्ड टू डाई क्लॉथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कपड़ा बनाने का जो उद्योग है, वस्त्र उद्योग जो है, उसमें सफ़ेद कपड़े को रंग देने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। एक्चुअली जो कपास से कपड़ा बनता है वो थोड़ा मटमैला कलर का होता है, ऑफ वाइट होता है, थोड़ा पीले रंग का होता है। उसको सफ़ेद बनाने के लिए नीला रंग उसमें मिलाया जाता था, और ये नीला रंग प्राप्त होता था एक पौधे से, बॉटनिकल सोर्स था उसका, पौधे से मिलता था, और वो पौधा कहलाता था नील का पौधा। अब औद्योगिक क्रांति के बाद, ख़ासतौर पे जो 19th सेंचुरी थी उसके शुरुआती कुछ वर्षों में, इंग्लैंड में कई बड़े बड़े वस्त्र उद्योग स्थापित हुए, खासतौर पे लिवरपूल में, मैनचेस्टर में। और उन उद्योगों में जब कपड़ा बनता था तो उसमें कपास की ज़रूरत के साथ साथ नील की भी ज़रूरत होती थी, ताकि कपड़े को सफ़ेद बनाया जा सके। लेकिन ब्रिटेन में होती नहीं थी नील, तो वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत में नील उगाते थे, या यूँ कहें कि किसानों को उगाने के लिए कहते थे, या और मैं कहूँ कि नील उगाने के लिए कृषकों को विवश किया जाता था। भारत में जो निजी जो कुछ ब्रिटिशर्स थे जो किसानों से नील खरीदते थे, एक प्रकार के व्यापारिक मध्यस्थ थे, किसानों से नील खरीद के वहाँ इंडस्ट्रीज़ को पहुँचाते थे। वो क्या करते थे, किसानों को नील उगाने के लिए विवश करते थे। देयर वॉज ए सिस्टम नेम्ड तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया प्रणाली थी। तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी 3/20 भूमि पर, 3/20 उनकी कुल भूमि के 3/20 भाग पर, 3/20 पार्ट पर नील उगाने के लिए विवश किया जाता था। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ देयर लैंड, एंड दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड टू बी तिनकठिया सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम था। किसान चाहते नहीं थे। देखो, किसान 2-3 कारणों से नहीं चाहते थे। किसान एक तो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि नील की खेती एक कैश क्रॉप है, उससे कोई अनाज तो मिलेगा नहीं, उससे कोई खाने को नहीं मिलेगा। कल को अकाल पड़ गया तो नील खा नहीं सकते आप, जबकि अनाज होगा, गेहूँ होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, तो कम से कम खा तो लेंगे। तो किसान इसलिए नहीं उगाना चाहते। दूसरा ये कि उसके खरीदार केवल अंग्रेज हैं, खरीदार केवल अंग्रेज है, तो स्वाभाविक सी बात है कि नील की अगर खेती कर भी लेंगे तो द प्राइस हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स ओनली, तो वो तो कम कीमत पर ही खरीदेंगे, शोषण होगा किसान का। तीसरी चीज़ ये है कि ये भी परसेप्शन था, ये भी माना जाता था कि नील की खेती करने से भूमि जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है। द लैंड गेट्स इनफर्टाइल आफ्टर ग्रोइंग दिस इंडिगो। तो साहब, इस कारण जो लोग थे, किसान थे, वो तिनकठिया प्रणाली का विरोध कर रहे थे। दिस वॉज द बेसिक कॉज ऑफ नील रिवोल्ट। ठीक है, कब हुआ? 1859-60 में नील विद्रोह हुआ है, 1859-60 के आसपास, और हुआ है बंगाल में, दीनाजपुर, मिदनापुर, इन जिलों और इनके आसपास के क्षेत्रों में, दीनाजपुर, मिदनापुर, बंगाल में। और विद्रोह का नेतृत्व किया है 2 भाइयों ने, नाम है
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो विद्रोह जो है, ये विद्रोह ध्यान रखना बड़ी मतलब इसके नेचर बड़ा मज़ेदार था। दो तरह से हुआ, इसकी प्रकृति बड़ी विचित्र थी। एक तो इन्होंने जो निलहे थे, इंडिगो प्लांटर्स बोलते थे, हु यूज्ड टू फोर्स, हु यूज्ड टू कंपेल द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो, उन निलहों को, उन इंडिगो प्लांटर्स को का प्रतिरोध करने के लिए इन्होंने अपनी एक सेना जैसी बनाई, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए, वही लाठी भाले वगैरह, और ताकि इंडिगो प्लांटर्स का सामना किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने न्याय प्रणाली का भी रास्ता अपनाया और इन्होंने जो है इसका विरोध करने के लिए न्यायपालिका में एक शिकायत जो है, एक याचिका जो है दायर की कलकत्ता। और ध्यान रखना, जब वो ये मामला कोर्ट में आया तो कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, कई लोगों ने। आप देखिए, एक हिंदू पैट्रियट नाम का अखबार था हरिश्चंद्र मुखर्जी का, उसने इस आंदोलन के पक्ष में रोज खबरें छापी, रोज। ऐसी एक नील दर्पणम नाम की किताब है, उसमें जो है किसी मित्र ने लिखी है, मित्र सरनेम है, तो नील दर्पणम में भी जो है इसका वर्णन मिलता है। तो साहब जब मतलब अखबार का सपोर्ट मिला, लोगों का दबाव भी पड़ा, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने ये कहा कि साहब जो तिनकठिया प्रणाली है ये इलीगल है, अवैध है और ये समाप्त की जानी चाहिए। तो कोर्ट से ये जीत गए। तो इस तरह से ये नील आंदोलन जो है एक सफल आंदोलन है। 1860 आप देखिए कि आज से जो है लगभग 250 साल पुरानी बात है, लेकिन उस समय ये आंदोलन सफल रहा है कोर्ट के सहारे से। तो साहब दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये आंदोलन सफल रहा। ब्रिटिश सरकार जो है उसको बाध्य किया गया कि वो अपनी मतलब ब्रिटिश सरकार या कहें कि इंडिगो प्लांटर्स की इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और ये कहा गया कि साहब ये जो तिनकठिया प्रणाली अवैध है, मिदनापुर और दिनाजपुर से व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो इस तरह से एक सफल आंदोलन हुआ। तो ये नील विद्रोह है। हमने पढ़ा कारण, हमने पढ़ा विद्रोह और हमने पढ़ा विद्रोह का परिणाम। ठीक है, इसी क्रम में आपको पढ़ना भी है। दक्कन विद्रोह है, डेक्कन रिवोल्ट। दक्कन विद्रोह जो है, नेचुरल सी बात है कि डेक्कन क्षेत्र में हुआ। डेक्कन क्षेत्र आप देखिए कि डेक्कन किसे कहा जाता है? डेक्कन कहा जाता है नर्मदा और कृष्णा के बीच के भाग को। नर्मदा और कृष्णा के बीच का भाग जो है वो दक्कन का पठार कहलाता है। और यहाँ जो है कृषक और जो किसान थे वो पहले से ही बहुत परेशान थे, क्योंकि यहाँ अक्सर अकाल पड़ते थे, बारिश कम होती थी, गर्मी ज़्यादा है, भूमि पथरीली है, उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है क्योंकि भूमि पथरीली और बारिश भी कम होती थी, बारिश कम होती, तो अक्सर यहाँ अकाल पड़ते थे। अभी भी, अब तो खैर सिंचाई के कई साधन हो गए, बांध हो गए, तो इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो दक्कन विद्रोह जो है, ये विद्रोह जो है, इसका जो कारण है वो है आपके जो साहूकार है उनका शोषण। एक्चुअली क्या होता था कि सरकार, जमींदार और साहूकारों का पूरा एक नेक्सस था, पूरा एक सिंडिकेट जैसा था। सरकार किसानों को टैक्स देने के लिए बोलती थी, बाध्य करती थी। टैक्स लेने जाते थे जमींदार। जमींदारों के पास एक अधिकार था कि अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उसकी भूमि छीन लो, उसकी भूमि पर उसके कृषि करने के, खेती करने के अधिकार को छीन लो। तो लोग अपनी भूमि को बचाने के लिए टैक्स देते थे। अब टैक्स दे कहाँ से? अकाल पड़ रहा है, फेमाइंस वेयर ऑकरिंग, बारिश नहीं हो रही है, तो टैक्स कहाँ से दें? तो टैक्स लेने के लिए मतलब आपको टैक्स तो देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव योर लैंड। तो फिर लोग क्या करते थे कि साहूकारों से उधार ले लेते थे, महाजनों से उधार ले लेते थे। अब महाजन ठहरे बदमाश, महाजन जो है वो ऋण देते तो थे, लेकिन ऋण के बदले में उनके मकान, उनके मवेशी, इनको गिरवी रख लेते थे।
और हिसाब में बहुत गड़बड़ी करते थे, और अल्टीमेटली जो है उस गड़बड़ी के आधार पर उनकी ज़मीन, उनके मकान, उनके जो मवेशी होते थे, पशु होते थे, उस पर कब्जा कर लेते थे, केटल्स पर कब्जा कर लेते थे। तो इस कारण जो है ये लोग जमींदारों और साहूकारों से बुरी तरह शोषित थे, खासतौर पे साहूकारों से, मनी लेंडर्स से, जो लोकल मनी लेंडर्स, महाजनों से। तो साहब ये विद्रोह जो है उन्हीं साहूकारों और महाजनों के खिलाफ हुआ है। ठीक है, कब हुआ है 1967 से लेकर 67-68 से लेकर लगभग 1900 नहीं, ये गलती हो जाती कई बार, 1868 से लेकर 67-68 से लेकर 1874 तक दक्कन क्षेत्र में हुआ, साहूकारों के खिलाफ हुआ और बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। ध्यान रखना, इसमें शुरुआती तौर पर तो साहूकारों का बहिष्कार किया गया, साहूकारों का विरोध किया गया, और एक बुलोटीदार नाम की प्रणाली होती थी। बुलोटीदार को भी आप समझो, बुलोटीदार ये इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र की एक व्यवस्था थी जिसमें गांव में जो है लोगों को कुछ आवश्यक सेवाएं देने के लिए कुछ शिल्पी होते थे। देयर वर फ्यू क्राफ्ट्समैन टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू द पीपल इन ए विलेज। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि साहब ये जैसे विजयनगर राज्य में इनको आयंगार कहते थे, जैसे धोबी है, जैसे लोहार है, जैसे बढ़ई है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, वीवर्स है, बुनकर है, मोची है, कॉबलर है, ये ऐसे खूब सारे शिल्पी होते थे, इनको बुलोटीदार कहते थे। तो साहब बुलोटीदारों का भी किसानों के साथ एक संगठन हो गया था, और बुलोटीदारों ने ऐसे महाजनों का बहिष्कार किया इस आंदोलन के दौरान, और उनका बहिष्कार करते हुए ये कहा कि साहब हम जो है अपनी सेवाएं इनको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो सर्विसेज विल नॉट बी गिवन टू द मनी लेंडर्स। लेकिन बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हुआ, साहूकारों पर आक्रमण किए गए। आप देखिए यहाँ पर इसी समय एक लीडर बन के उभरा बलवंत राव फड़के, उसके नेतृत्व में भी कई साहूकारों पर आक्रमण किए गए। साहूकारों पर आक्रमण किए जाते थे, उनके जो रिकॉर्ड होता था, किसको कितना ऋण दिया है, वो रिकॉर्ड जला दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। इस तरह से ये आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन का लेकिन दमन किया गया, चूँकि हिंसक हो गया था। बलवंत राव फड़के तो जो है हथियार लेके ही घूमते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन किया है। और चूँकि मैंने बताया था ब्रिटिश सरकार हमेशा साहूकारों का और जमींदारों का पक्ष लेती थी, तो द मूवमेंट वाज बैडली क्रश्ड, वाज बैडली रिप्रेस्ड। इस तरह से समाप्त हुआ आपका डेक्कन का रिवोल्ट। फिर एक खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा भारत में किए गए कुछ शुरुआती आंदोलनों में से एक है। फ्यू अर्ली रिवोल्ट्स, फ्यू अर्ली मूवमेंट कैरिड आउट बाय गांधी जी इन इंडिया। और ये बात है 1918 की, 1918 की। ठीक है, क्यों हुआ इसको समझिए। एक्चुअली खेड़ा जो है वो गुजरात में है, और गुजरात का एक ज़िला है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ हुई है बाद में। और यहाँ पर जो है दुग्ध उत्पादन का भी आंदोलन हुआ। खेड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ बना था शुरू में, जो आजकल अमूल है, वो एक्चुअली यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी, खेड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ से। तो खेड़ा में जो है मैंने बताया गुजरात में, और यहाँ पर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा लगान जैसा दिखेगा आपको, बारिश हुई नहीं। और बारिश नहीं होने के कारण किसान जो है अपना टैक्स देने में असफल थे, असमर्थ थे। दे वर अनेबल टू पे टैक्सेस बिकॉज ऑफ नो रेन, बिकॉज ऑफ फेमाइन ऑकर्ड इन द रीजन। तो लोग चाहते थे कि सरकार कर को माफ़ कर दे, भू राजस्व को माफ़ कर दे, ठीक है,
it must give some kind of relaxation, some kind of respite in the payment of revenue. लेकिन सरकार कर नहीं रही थी। तो ये कारण है जिसके कारण खेड़ा में आंदोलन हुआ। तो साहब खेड़ा में आंदोलन मैंने बताया कि गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। खेड़ा गए 1918 में गांधी जी, और उन्होंने किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। ही एक्चुअली अपील्ड फार्मर्स टू नॉट टू पे टैक्स। उन्होंने अपील की कि आप टैक्स दो ही मत, टैक्स देने से मना कर दो। चूँकि गांधी जी इसके पहले भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर चुके थे, भारत में भी और साउथ अफ्रीका में भी। गांधी जी, आपको मालूम होगा, गांधी जो है 1893 से लेकर 1915 तक साउथ अफ्रीका में रहे, और साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू किए थे। तो ब्रिटिश सरकार गांधी जी के प्रभाव से, गांधी जी के जो आंदोलन करने की शक्ति थी, गांधी जी की जन आंदोलन को खड़ा करने की जो शक्ति थी, उससे परिचित थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी से ज़्यादा टकराना नहीं चाहती थी। भारत में भी आने के बाद उन्होंने इसके पहले चंपारण में भी एक सत्याग्रह किया था, वो भी आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चंपारण जो है, सॉरी खेड़ा की बात कर रहे हैं, तो चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह भी गांधी जी सफलतापूर्वक करके आ रहे थे, और इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से ज़्यादा टकराने की कोशिश नहीं की। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है ये भी जानती थी कि अगर एक बार कर माफ़ किया तो आगे से फिर करों की माफ़ी के लिए बार बार आंदोलन होंगे, और इससे फिर जो है ज़मींदारों को दिक्कत होगी, क्योंकि ज़मींदारों की आय का मुख्य स्रोत तो टैक्सेस ही है, और ज़मींदार अगर परेशान होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटिश सरकार को दिक्कत होगी। मैंने बताया शुरू में कि ज़मींदार जो है ब्रिटिश सरकार के लिए ए काइंड ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश सरकार ज़मींदारों को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार किसानों को भी रिलैक्सेशन देना चाहती थी। इसलिए ध्यान रखिए, इस आंदोलन का परिणाम कुछ ऑफिशियल परिणाम नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वी आर नॉट गोइंग टू कलेक्ट टैक्सेस। बट गांधी जी ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने जमींदारों को और अपने अधिकारियों को ये अनऑफिशियली एक सूचना दी, एक इनफॉर्मली एक सूचना दी कि भाई टैक्सेस उन्हीं से ले लो जो टैक्सेस दे रहे हैं, और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती ना की जाए। दे शुड नॉट बी फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, हु आर अनेबल टू पे टैक्सेस। तो इस तरह से अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने इनफॉर्मली ये स्वीकार किया कि हम टैक्स उनसे नहीं लेंगे जो टैक्स देने में असमर्थ है। तो इस तरह से काफ़ी हद तक खेड़ा का जो सत्याग्रह है वो सफल रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए कि चंपारण सत्याग्रह है, ठीक, या फिर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो चंपारण का सत्याग्रह, क्योंकि अभी हमको क्या है कि आंदोलनों के कारण भी पढ़ने हैं। तो ये 4 आंदोलन जो है, चलिए चंपारण हम पढ़ लेते हैं, बाकी 3 आंदोलन और कारण परिणाम ये सब चीज़ें हम अभी बाद में देख लेंगे। चंपारण सत्याग्रह और करते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ है, ठीक है, और ये भी मैंने बताया कि गांधी जी द्वारा भारत में किए गए जन आंदोलनों में से पहला जन आंदोलन है। इट इज़ द फर्स्ट मास मूवमेंट कैरिड आउट बाय गांधी जी इन इंडिया आफ्टर कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हुआ है 1917 में, 1917 में बात कर रहे हैं चंपारण की, ठीक है। 1917 में हुआ, चंपारण में हुआ। चंपारण जिला बिहार, चंपारण जिला जो है वो ख़ास तौर पे कभी यहाँ पर डाकुओं की बहुत ज़्यादा सक्रियता के लिए प्रसिद्ध, मतलब कुख्यात था। तो अभी तो खैर हम कृषक आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो चंपारण विद्रोह जो है वो, उसका मूल कारण जो है वो ये है कि यहाँ भी किसानों को नील उगाने के लिए विवश किया जा रहा था। वही तिनकठिया प्रणाली जो अभी अपन ने यहाँ लिखी, तिनकठिया प्रणाली, कि किसान जो है, फार्मर्स जो है, दे वेर बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन एटलीस्ट 3/28 ऑफ देयर लैंड।
अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग पर वो नील उगाएंगे, इसके लिए बाध्य किया जा रहा था किसानों को। तो इससे किसान परेशान थे। मैंने बताया कि किसान इसलिए परेशान थे क्योंकि नील की कीमतें बहुत कम मिलती थी उनको, और मैंने बताया था कि ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स वेयर द ओनली बायर्स फॉर दिस इंडिगो। केवल वही नीलहे ही खरीदते थे, नीलहे कहते थे उनको, जो नील उगवाते थे, नील खरीदते थे किसानों से, तो केवल वही खरीदते थे, तो कीमत अच्छी नहीं मिलती थी। दूसरा ये कि अकाल के समय बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि इसको खा नहीं सकते थे, और फिर ये कि भूमि भी इससे क्या हो जाती थी, अनुपजाऊ हो जाती थी। तो द फार्मर्स वेर नॉट विलिंग टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, और ये एक प्रकार से उनको बाध्यता लगती थी। एक चीज़ तो ये है। लेकिन एक दूसरा पक्ष समझिए, 1917 तक आते आते, प्रथम विश्व युद्ध के बिल्कुल शुरुआती जो वर्ष थे 1914-15, इस समय तक रासायनिक नील का आविष्कार हो गया था। Chemical dye was invented, and because of that chemical dye, now it becomes easier for the British industry to make their own dye. अरे भाई, केमिकल जो डाई बनेगी वो तो एक कमरे में बनाई जा सकती है, उसको खेत में उगाने की क्या ज़रूरत है। खेत में उगाओ, काटो, सुखाओ, फिर खरीदो, फिर उसको प्रोसेस करो, इतना लंबा चौड़ा काम करेगा। रासायनिक रूप से बनाएंगे ना, केमिकल ही बनाएंगे। तो अब जो है ब्रिटिश उद्योगों के लिए नील खरीदने की, जो नील के प्लांट थे वो खरीदने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। मतलब जो खेतों में उगने वाला नील है उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी। तो धीरे धीरे जो है वो नील नहीं खरीद रहे थे। अब धीरे धीरे इंडिगो प्लांटर्स का भी काम कम हो रहा था। लेकिन आप देखिए कि अंग्रेज कितने जो है श्रूड है, कितने दुष्ट है कि साहब वो जो है, मतलब लोग तिल्ली में से तेल निकालते हैं, वो रेत में से भी तेल निकाल सकते हैं। उनको लगा कि साहब अब किसानों को हमको मुक्ति देनी ही होगी तिनकटिया प्रणाली से, क्योंकि अब खेत में नील उगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नील अब उनसे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटिश जो उद्योग है वो हमसे नील नहीं खरीदेंगे। तो ये इंडिगो प्लांटर्स को समझ में आ गया था, नीलहों को समझ में आ गया था। पर उन्होंने उसका भी पैसा भारतीय किसानों से, चंपारण के किसानों से लेने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया कि जो कृषक थे चंपारण के, उनसे ये कहा कि साहब आपको तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति दी जा सकती है, अगर आप चाहें तो आपको तिनकटिया प्रणाली से मुक्ति मिल सकती है, बट इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम दिस तिनकटिया सिस्टम यू विल हैव टू पे ए टैक्स। आपको एक कर देना पड़ेगा। उस कर का नाम दिया गया यहां पर सरहबेशी कर। सरहबेशी कर। तो सरहबेशी कर जो है, ये कर जो है लगाया गया किस पर, इंडिगो प्लांटर्स, सॉरी किसानों पर, चंपारण के किसानों पर, कि आप टैक्स दो और तिनकटिया प्रणाली से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। अब ये एक प्रकार का अवैध कर था, एक प्रकार का इलीगल था, अनैतिक भी था। इट वॉज इमोरल ऑल्सो, अनएथिकल ऑल्सो। तो साहब किसानों को तो खैर ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो शिक्षित वर्ग था समाज का, जो चिंतनशील वर्ग था, पत्रकार थे, राजनीतिक वर्ग था, उनको समझ में आ रहा था। तो ऐसे ही एक नेता थे राजकुमार शर्मा, और राजकुमार शर्मा जो है, उन्होंने गांधी जी को इसकी सूचना दी कि सच ए काइंड ऑफ इलीगल एंड इमोरल टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स टू गेट फ्री फ्रॉम द तिनकटिया सिस्टम। तो गांधी जी फिर इसके बाद चंपारण आए 1917 में। शुरू में तो गांधी जी का विरोध किया ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन बाद में मैंने बताया था कि गांधी जी की प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग जानते थे, ब्रिटिश सरकार भी जानती थी कि अगर इनको रोका तो आंदोलन बड़ा होगा। तो गांधी जी ने अनशन किया, सॉरी अनशन तो नहीं किया, विरोध किया, और फिर कलेक्टर से मिले। वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि ठीक है साहब, एक जांच समिति बनाई जाएगी, एक नील आयोग बनाया जाएगा। तो एक इंडिगो कमीशन बनाया गया, उसमें गांधी जी भी थे। और फिर जांच हुई कि क्या वाकई में ऐसा टैक्स लिया जा रहा है। तो लोगों के पास पर्चियाँ थी, लोगों के पास रसीदें थी, तो रसीदें बताई गई। अल्टीमेटली ये सिद्ध हो गया कि यस, सच ए काइंड ऑफ टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड। तो इमीडिएटली सच कलेक्शन ऑफ
प्रोक्योरमेंट ऑफ सच टैक्सेस वाज स्टॉप्ड, रोका गया। और न केवल रोका गया बल्कि जिन किसानों से टैक्स ले लिया गया था और वो टैक्स वापस भी दिलवाया गया ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिसीट्स। हालांकि पूरा नहीं दे पाए, लेकिन काफ़ी हद तक किसानों को उनका जो कर था वो वापस दिलवाया गया। तो इस तरह से चंपारण का जो आंदोलन है, चंपारण का जो सत्याग्रह है गांधी जी का, वो काफ़ी हद तक सफल रहा, क्योंकि गांधी जी केवल तिनकठिया प्रणाली के कारण ये लग रहा है टैक्स का विरोध करने में सफल रहे, इसको रुकवाने में सफल रहे, बल्कि किसानों को जो पैसा था उनका टैक्स के रूप में लिया गया वो भी वापस दिलवाने में गांधी जी सफल रहे हैं साहब। तो ये कुछ आंदोलन है कृषक आंदोलन के रूप में। हमने पढ़ा कि साहब संथाल विद्रोह था, कूका विद्रोह था, नील आंदोलन था, दक्कन विद्रोह है, खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह। अभी कुछ और आंदोलन, कृषक आंदोलन हमें पढ़ना बाकी है, और इसके साथ ये भी पढ़ना है कि कृषकों के आंदोलन के कारण क्या थे और कृषक विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।